हेलो 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 एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट प्राइम चैनल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का पार्ट 2, जहां पर कि कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलवेयर्स, एंटीवायरस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स के बारे में जानकारी ली और ये पढ़ने की कोशिश की कि किस तरह से इथिकल हैकिंग हो सकती है हमारे साथ में। आज हमें पढ़ने वाले हैं कि इस तरह की इथिकल हैकिंग है, इस तरह की मॉलवेयर से कैसे निपटा सके और क्या क्या हमारे पास में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसीज बना रखी है इस तरह की साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी मूल भाषाओं के ऊपर सबसे पहले बात करें। कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबसे पहले एक टर्म आती है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर वो चीज होती है जो कॉमनली आप देखते हो, आपके जो आपको याद आता है, जैसे आप लोगों ने डिजिटल आपके ओबीसी सर्टिफिकेट या किस तरह के कोई सर्टिफिकेट्स हैं, तो किसी भी आपके एसडीएम में किसी के डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलते हैं, तो एक वो याद आती है डिजिटल सिग्नेचर। मगर इसी तरह का डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई डिजिटल साइन आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर होती है, उसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। अगला टर्म डाटा रिकवरी और उसका बिजनेस आपकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। इसका मतलब वही चीज होती है जो आप सोच रहे हैं। इट मीन्स लेट अस आपके कोई साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक होने के बाद आप कितनी जल्दी से आपके जो डाटा, कल मैंने बताया था उसमें क्या होता है, साइबर अटैक होता है, डाटा को आपको होल्ड या फ्रीज कर ले जाता है, तो हम उस डाटा को डिलीट करके वापस कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डाटा रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी की हम लोग बात करते हैं। अगली डाटा सिक्योरिटी कुछ स्टेजेस हैं जो हमें बहुत जानना जरूरी है कि साइबर के अंदर या किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरह से हम नेटवर्क की सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस मिलता है, कैसे ही मिल सकता है, ये अलग अलग टाइप के मॉलवेयर उसको मिल जाए तो हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी हमारी ब्रीच हो सकती है। इस तरह के नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसको मॉनिटर कर सकते हैं और अलग अलग तरह के हम एंटीवायरस डाल के इनको सिक्योर कर सकते हैं हमारे पास में हम लोग। ठीक है, अगली बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म बिफोर कंक्लूडिंग, बिफोर हम जो हमारा मेन पार्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हमारी क्रिप्टो करेंसीज पे आने के पहले दो तीन पॉइंट थोड़ा जानना जरूरी, क्योंकि इसके बाद ये चीज आपको थोड़ा जानेंगे। एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं इसको क्रिप्टोग्राफी नाम की चीज होती है। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है? क्रिप्टोग्राफी एक तरह का सीक्रेट राइटिंग का तरीका होता है, जिस राइटिंग के तरीके से आप किसी मैसेज को इंक्रिप्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिए, दो वर्ड अलग अलग होंगे, एक होता है इंक्रिप्ट वर्ड, एक होता है हाइड वर्ड। यहाँ पर हम डाटा को इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, किसी एक कोड के अंदर बदलना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स मेरे पास में एक बुक है, ये कुछ सिविल इंजीनियरिंग की मेरे पास में किताब आपके पास में रखी हुई है। अब मेरे पास में कोई डाटा है, मैंने मेरे सामने वाले को बोलना चाहता हूँ हाय हाय आयुष, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर बुक से इसका पेज नंबर, उसका रो और उसके नंबर ऑफ वर्ड कहां पर है, वो इस तरह से डाटा में लिख सकता हूं मैं कि P39 रो 12, ठीक है, और उसके बाद बोल सकता हूं वर्ड नंबर 9। तो इसको मैंने इंक्रिप्ट करा। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो मैंने किस चीज से इसको इंक्रिप्ट करा है। हाई को इंक्रिप्ट कर दिया, उस किताब के पेज नंबर, उसकी लाइन के और नंबर ऑफ वर्डिंग कहाँ उसका मिल रहा है। इसी तरह से आयुष को भी मैं इंक्रिप्ट कर सकता हूँ। अब ये जो इंक्रिप्शन का तरीका है, अभी दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, इंक्रिप्शन और एक होता है डिस्क्रिप्शन का मोड होता है। अब ये मैंने इंक्रिप्ट कर दिया, इसको एक क्या नाम दिया है, P39129। अब मैंने इंक्रिप्ट कर लिया। अब इस मैसेज को हो सकता है कोई बंदा उठा के मुझे किसी और बंदे को, किसी रिसीवर को मुझे भेजना हो जिसके पास गया हो। अब रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को जो कि इसके पास क्या पहुंचा है, P39129 पहुंचा है। अब इस जो भी मैसेज है उसको डिस्क्रिप्ट करना है, तो वापस उस बंदे के पास में ये किताब होनी चाहिए। अब ये जो किताब है वो होने के बाद कभी है तो इसको पढ़ेगा कि इसका मतलब क्या है, हाई है। अब ये जो किताब है, अब इसको मैं साइबर के वर्ल्ड के अंदर बात करूं, उसको बोलते हैं एक तरह की की है ये मेरे पास में। ये जो की है वो सेम होना चाहिए आपके इंक्रिप्टर और डिक्रिप्टर के दोनों के पास में। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ये दोनों के पास में एक जैसी की है तो हम सिमेट्रिकल इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं हमारे पास में हम लोग। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो हम ये इंक्रिप्शन के तरीकों को पढ़ेंगे कि एक इंस्क्रिप्शन वाला तो तरीका है जिससे कि हम डाटा की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर कुछ वर्डिंग्स है, ठीक है, जहां पर हम इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो हमारा जो क्रिप्टोग्राफी का तरीका है, इसको सबसे पहले इजाद किया था थॉमस ब्राउन ने 1658 के अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास में, जैसे कि टर्म आई मेरे पास में क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंस्क्रिप्शन की जो साइंस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ राइटिंग द सीक्रेट मैसेज इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। इसके अलावा हमारे पास में क्रिप्टो एनालिसिस होती है कि इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, साइंस ऑफ डिफाइनिंग द इनक्रिप्टेड मैसेज, आपने डाटा को इनकोड करा और वापस डिकोड करने की जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं हमारे पास में क्रिप्टो एनालिसिस। इनकोडिंग का तरीका, इंक्रिप्शन के तरीकों क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी, और उसकी डिकोडिंग के तरीकों क्रिप्टो एनालिसिस की बात की जाती है। अब ये दो वर्डिंग समझ में आ गई। तीसरी वर्डिंग समझिए, इसको बोलते हैं स्टेगन एनालिसिस। हम बात करते हैं स्टेगन एनालिसिस का मतलब होता है, अभी मैंने आपको इंस्क्रिप्शन का तरीका बताया, अब मैं डाटा को पूरा का पूरा हाइड करना चाहता हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास में किसी भी तरह की हो, ठीक है, द मैसेज शुड नॉट बी सीन बाय एनीवन, ठीक है। एक तरीका इसका मैं समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने बहुत सारे जासूसी नाटक देखे होंगे, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज का रस होता है, उस प्याज के रस के अंदर कभी आप कोई डाटा को लिखो, ठीक है, तो आप कभी लो, आपकी कोई लो है, आपकी मोमबत्ती की लो है, उसके ऊपर रखोगे, डाटा दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है, जो भी मैसेज हो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो तरीका है जहां पर कि आपको कोरा कागज दिख रहा है मगर आपने किसी चीज से लिखा है ताकि डाटा दिख नहीं रहा है, इस तरीके को हम बोलते हैं आपकी स्टेनोगो एनालिसिस बोलते हैं। और उसको डिफायरिंग मतलब उस चीज हाइडिंग वाली चीज को इस तरह की जो साइंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेगनोग्राफी के नाम से हम लोग जाना जाता है हमारे पास में। तो एक तरीका है जो समझाने का तरीका है। हाइड और इनक्रिप्ट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हाइड मतलब हम दिखाना ही नहीं चाहते, इनक्रिप्ट करना उसको डिकोड करते एक पर्टिकुलर एक मैसेज के थ्रू हमारे पास में, ये दोनों अंतर होता है जिसको मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चीजों के अंदर हमारे पास में की का होना बहुत जरूरी है। मतलब एक किताब जो कि एक दोनों के मैसेज को डिकोड करे, वो दोनों के पास सेम होना चाहिए। जब हमने लेटर हमने कहा कि बॉब स्टॉप ट्राइंग टू मेक द फेच हैपन अलाइस, इस डाटा को हमने इंस्क्रिप्शन करा किसी की के थ्रू, ये इंक्रिप्ट हो गया डाटा। अब ये जो की है मतलब एक तरह की किताब है, इसके पास और दोनों के पास दोनों सेम होना चाहिए, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए मेरे पास है। अगला, अब इसी के थ्रू मैंने दो टर्म्स आपको बताई थी, एक होता है सिमेट्रिकल की और एक होता है मेरे पास एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की मींस जो बंदा इनकोड कर रहा है और जो डिकोड कर रहा है, दोनों के पास जो की होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दोनों सेम हो सके। अगला होता है मेरे पास में एसिमेट्रिकल की। एसिमेट्रिकल की में ये मतलब ये होता है कि मेरा जो बंदा है सबके पास पब्लिक डोमेन के अंदर वो जो की है, जो किताब है लाखों लोगों के पास में हो सकती है, मगर कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर के अंदर ये आपका डाटा लिखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आपके डिस्क्रिप्टर के पास होता है, ठीक है। इट मींस हमें बात करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर इंस्क्रिप्शन की क्या होती है, पब्लिक होती है, मतलब सब लोगों को मालूम होना होती है मेरे पास में। मगर जो रिसीवर पार्टी होती है उसके पास एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन की होती है जिसकी मदद से वो एक स्पेशल मैसेज को क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग चीज होती है मेरे पास में। अब इसी के दो पहलू हैं, एक है ब्लॉक साइफर, एक और स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर का मतलब क्या, एक पूरा का पूरा ब्लॉक मतलब एक पूरी लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं जिसके अंदर 128 बिट, 64 बिट है, 256 बिट है, एक पूरे पूरे वर्ड को कभी एक साथ इंक्रिप्ट करते हो आपके पास में, तो हम उसको बोलते हैं ब्लॉक साइफर। कभी आप बिट बाय बिट काम करते हो, मतलब ए बी सी डी ई 1 2 3 इस तरह से बिट के हिसाब से इंक्रिप्ट करते हो, तो उससे बोलते हैं हम स्ट्रिम साइफर के नाम से जानते हैं हमारे पास में। ओके, बहुत ही छोटे छोटे पहलू है। अब इसके आगे की एक और साइंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी में एक वर्ड होता है वेब प्रोटोकॉल और ईमेल प्रोटोकॉल। इट मींस आप जो भी वेब ब्राउजिंग करते हो, ऐसा नहीं कि हम जैसे आज के व्हाट्सएप में क्या होता है थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन की बात करते हैं कि लेटर में कोई तीसरा बंदा हैकिंग करके आपके मैसेज को पढ़ना चाहे तो इंक्रिप्टेड होता है, कोई बंदा उसे देख नहीं सकता। और इसके इसी तरह से इंस्क्रिप्शन की मेथड होती है जहां पर कि जो बंदा कोई सर्च कर रहा है तो उसकी जो पार्टी जहां से वो यूजर को डाटा रिसीवर को फैच कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो डाटा का कम्युनिकेशन है उसको कोई थर्ड पर्सन देख नहीं सकता। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको
समझाना चाहूंगा, आपके इलेक्ट्रिकल वायर से समझाना चाहूंगा। आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है और एक आपके पास में जनरेटर है। आपने कोई लोड लगाया और डायरेक्टली करंट आपका कहां से आ रहा है? जनरेटर से लोड के बीच में आ रहा है। अब आप कितना करंट फेच कर रहे हो और कितना जनरेटर आपको करंट दे रहा है, उसका डाटा सिर्फ जनरेटर और लोड का मालूम होना चाहिए। कोई तीसरा बंदा उसकी जानकारी को ले नहीं कि कोई बंदा ने बीच में मीटर लगा लिया, कोई ऐसी चीज लगा ली ताकि आपकी डाटा को देख रखा है। तो उस तरह की इंस्क्रिप्शन को करने के लिए हमारी डाटा मैसेजिंग सर्विसेज होती है, जहां पर कि हम सिक्योर सॉकेट लेयर्स होते हैं हमारे पास में, जो कि 1-to-1 इंक्रिप्शन करते हैं मेरे पास में। इसके अलावा एक और होती है ईमेल की सिक्योरिटी की बात की जाती है कि आप जो 1-to-1 जो ईमेल देते हो, ठीक है, जैसे आप नेविगेट को कोई मेल करोगे, हम मैं आपको भी पर्सनली मेल करूंगा, तो मेरा जो भी मेल है, जो भी डाटा है, मैं इंक्रिप्ट करता हूँ एक पर्टिकुलर पब्लिक की से, जो कि मेरे जो भी रिसीवर एंड है, जहां पर पहुंच रहा है, बाद में वो डिक्रिप्ट होकर बंदे को आसानी से मैसेज पहुंच सकता है। ये जो प्रणाली है जहां पर कि इंस्क्रिप्शन होता है मेल का, इसको हम प्रीटी गुड प्राइवेसी बोलते हैं, पीजीपी के नाम से इसको जाना जाता है मेरे मेल के अंदर। और इसका मल्टीपर्पज का भी हमारी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की बात करें तो उसको SMIME के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके ध्यान दीजिएगा। वेब प्रोटेक्शन के लिए कौन सा हमारी लेयर बनी जाती है? SSL, और इसके लिए होती है TLS, दोनों है। इसका एक एडवांस वर्जन है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है इसका। वेब प्रोटेक्शन को ध्यान दीजिएगा, वेब प्रोटेक्शन के लिए दो चीजें हैं, SSL और TSL। ईमेल की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में क्या है? PGP और SMIME, ये दो चीजें आपके चीजों के लिए। ठीक है, अगली बात करें सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की बात करें। सर्टिफिकेशन का मेन मुद्दा ये होता है, मैं कैसे वेरीफाई करूं कि जो बंदा है ये जीनियन बंदा है। इट मींस आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो हर बंदा क्या आपके वेब पेज को क्या देख सकता है क्या? नहीं, उसके पास एक लॉगिन और एक पासवर्ड होना चाहिए जो सर्टिफाइड करता है कि हाँ ये बंदा जो है ये वही है जो इस प्रोफाइल को चेक कर सकता है। तो हम जो सर्टिफिकेशन देता है, जो हमारा वेब सर्वर या आपका जो पेज है जो बना हुआ है, जो सर्टिफाइड करता है बंदा एक्स और वाई है, उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सर्टिफाइड कर सकता है। तो उस चीज को जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह हम सर्टिफिकेशन एक और का तरीका होता है, आप लोगों ने बोला लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला, कभी कभी होता है कि कई लोग कोड्स डालते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम मैंने एक कोड डाला जिसके थ्रू लॉगिन सामने वाले को लॉगिन आईडी मालूम होती है मगर पासवर्ड नहीं मालूम होता है, तो दे विल रन अ पर्टिकुलर कोड। ठीक है, कोड डाल देते हैं, और कोड की मदद से क्या होता है, लाखों बार आपका जो अलग अलग पासवर्ड है उसको बार बार हिट होता है, और कोई एक पासवर्ड हो सकता है तो उस पर टच करे और वो आपका लॉगिन हो जाए। तो उस समस्या की कि लगातार कोई बंदा कोड डाल के आपके लॉगिन नहीं करे, तो इसलिए कैशे भी हम लोग एक अलग से आज की तारीख में होता है, जिस कारण की हमें वेरीफाई करा जाता है कि जो बंदा है उसने ऑटोमेटिक आपका वेरिफिकेशन या पासवर्ड का इस तरह से लूप तो नहीं लगा दिया है, ठीक है, कि लाखों करोड़ों एक साथ हिट कर रहे हैं उसके ऊपर पासवर्ड। तो उसके लिए हम लोग वन टाइम वेरिफिकेशन के हिसाब से कैशे दे देते हैं हमारे पास में। ठीक है, या फिर आप लोग फेसबुक के हिसाब से अपने वो पिक्चर पे आप लोग क्लिक करते हैं आपके पास में। अगली चीज ऑथोरिटी की बात की जाती है हमारे पास में। Once the user authentified, user can authorize to access the application user. It means एक बार सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बंदा है तो वो ऑथराइज होता है कोई भी चीज उस पर्टिकुलर चीज पे काम करने, फोटो अपलोड या डाटा मैसेजिंग कोई भी काम कर सकता है मेरे पास। ठीक है, अब ये तीन वर्ड में से एक वर्ड मैंने आपको बता दिया था। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या? आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए किसी पब्लिक या प्राइवेट की के थ्रू आप डाटा को सिक्योर करके आप डाटा को सेंड करना चाहते हो। अगला होता है लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब ये होता है, ये चीज आपको काम आएगी अभी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के वर्ड काम आएगा। लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज आप लोगों ने जिसको हम हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, कि आप लोग जो भी डाटा को लॉक कर रहे हो, जो भी आप डाटा सर्च कर रहे हो, तो हर चीज की हिस्ट्री मेंटेन होती है आपके वेब सर्वर के ऊपर, जहां पर कि एक जाना जा सकता है कि इस XYZ बंदे ने क्या क्या चीज डिटेल देखी आपके वेब ब्राउजिंग के दौरान, या फिर किस बंदे से इंटरेक्शन किया। वो जो हिस्ट्री या एक्सेल शीट मेरी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं लॉगिंग के बारे में बात की जाती है। ठीक है, आगे चीज हम एप्लीकेशन और सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं कि इनके ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, जहां पर कि हम टेस्टिंग करते हैं हमारे सिक्योरिटीज को कि हमारा जो वेब सर्वर है
वो सिक्योर है या नहीं है। उस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्ट कहते हैं, ताकि हिट करके देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्राउजर आपका सिक्योर है कि नहीं है। ओके, अब कुछ बहुत ही छोटी चीज है। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी जो साइबर एक तरीका है कि हम लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं हमारे पास में, जैसे iOS मॉडल या हमारे पास में MI का मॉडल्स होते हैं, इनमें लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, ताकि आपके जो बैक एंड के ऊपर जो आपकी साइबर सिक्योरिटी वो आपकी हार्डन हो सके। इसके अलावा हम अलग अलग एंटीवायरस इसके अंदर डालते हैं, ताकि हम लोग मॉलवेयर से बच सकें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर वन ऑफ द सॉफ्टवेयर है जो कि इनबिल्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। इसके अलावा हम कभी कभी हम साइबर क्राइम में फंस भी जाते हैं, तो हमारा मेन मुद्दा ये होता है कि हम फिरौती ना देके आसानी से रिकवरी डाटा के थ्रू हम डाटा को रिकवर कर सकें। इसके अलावा तीन चीजें और हमें समझना जरूरी, एक है हैंडशेक, एक है क्लोजर और एक है स्मार्ट डॉक। हैंडशेक का मतलब ये होता है कि अ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। कभी दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उनको हैंडशेक करना कहते हैं। इट मीन्स मेरे पास में एक्स में कम्युनिकेटर हूं, ठीक है। मेरे पास एनीडेस्क खुला हुआ है, मैंने अपने एनीडेस्क से दूसरे वाले एनीडेस्क को टच किया है, मतलब उसके डाटा को मैं कभी सर्च कर रहा हूं उसके पास में, तो आपस में एक दूसरे कंप्यूटर जो बातचीत कर रहे हैं जो सब इंटरनेट, उसको हैंडशेक करना कहते हैं हमारे पास, ताकि इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बातचीत कर रहे हैं हमारे पास। अगला होता है क्रॉजर। एक क्रॉजर बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है, जहां पर कि ये बेसिक तौर पे बच्चों को एडल्ट्री से बचाने के लिए ये इस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कि पेरेंट्स उनके मोबाइल के ऊपर और कभी कभी लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि बच्चे इस तरह की वेबसाइट के अपने आप ही इन हैंड ब्लॉक हो सकती है इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके क्रेजर तरीके। अगला होता है स्मार्ट डॉग। स्मार्ट डॉग एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि एलिमिनेट करता है सारे हमारे कंप्यूटर वायरसेस को, चाहे आपके पास में ट्रोजन हॉर्स वायरस, किसी भी तरह के वायरस हो, इस तरह का आपका स्मार्ट डॉग आपके जो एंटीवायरस होता है वो खत्म कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट तीन चीज की हम बात करेंगे, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। दो चीज पहले इंपॉर्टेंटली आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें ब्लॉकचेन। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थोड़ी इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए आपको यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जहां पर हम ये बात करना चाहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर हम कि कुछ दो फीचर्स हो। पहले एक फीचर जो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना चाहूंगा, ब्लॉकचेन का एक फीचर होता है कि आपका एक ब्लॉक जो कि एक डाटा को रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा है, ठीक है, उस डाटा के ऊपर आपका क्या होती है, एड्रेसिंग होती है, ठीक है। एड्रेसिंग होती है, वो जो एड्रेस होता है उसके प्रीवियस जो भी डाटा गया है उसके जस्ट बाद का होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 127 विद्यानगर या 128 विद्यानगर एक साथ जा रहे हैं, तो एक जो भी पहले डाटा है उसके बाद का जो ब्लॉक गया है मेरे पास में, यहाँ पर डाटा मेरा अवेलेबल है, ब्लॉक भी समझाऊंगा आपके पास में। तो जो ब्लॉक है या जो बिट है जो मेरे पास उसके बाद में जा रही है, उन दोनों का एड्रेसिंग सेम होता है, ताकि डाटा के अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे, पहली बात। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन ये करता है कि वन टू वन, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का काम करता है। इट मीन्स मेरे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती है। लेट अज्यूम यहाँ पर मनी रावत है, मुझे मनी रावत से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना इंटरनेट के ऊपर, तो मेरे पास है बीच में किस सर्वर पे काम करूंगा, तो हो सकता है कि बीच में मौजिला पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मौजिला के ऊपर वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, वो भी मौजिला के ऊपर कुछ वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी मेरे आपके बीच में कौन है, मौजिला सर्वर है, जहां की मेरी जो बात है पहले मौजिला सर्वर पे जाएगी, उस सर्वर से फिर मनी रावत के पास में जाएगी। अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करता है कि मौजिला को पूरी तरह से हटा देता है और वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, ताकि मेरा जो डाटा है वो कोई थर्ड पार्टी सुन ना सके, ना डाटा उसकी लॉगिन स्टोर कर सके मेरे पास। अब इस तरह की जो खासियत है ब्लॉकचेन की,
वो हम फायदा उठाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जहां पर कि हम बोल रहे हैं आज की तारीख में हमारी इसके अंदर हम क्या करते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन डायरेक्टली होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पर हम डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा की लॉगिंग तो होती ही नहीं, कोई किसी तरह का लॉगिंग तो है नहीं, मगर हाँ ये एड्रेसिंग जरूर है आपके पास में कि उसी एड्रेस के थ्रू मैसेज जा रहा है मेरे पास में। इसका फायदा ब्लैक मार्केट बहुत होता है ताकि वन टू वन कम्युनिकेशन हो सके और डाटा लॉगिंग नहीं हो रही है, कहीं जगह कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा है, जो कि हमें साइबर सिक्योरिटी में बहुत जरूर है। तो किसी भी तरह की कोई भी बैक ट्रेसिंग नहीं हो सकती उसके अंदर। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो हम ब्लॉकचेन चेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं हमारे पास में। जहां पर कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एक मुझे कोई ट्रांजेक्शन या कोई पैसे को मुझे भेजना है, लेट अस 1000 रुपीज मुझे कोई चीज भेजना है मेरे पास में। अब ये जो ट्रांजेक्शन है मुझे किसी पीयर को, लेट अस मुझे एक्स बंदे ने वाई बंदे को 1000 रुपीज मुझे भेजना है मेरे पास में, ठीक है। एक हम बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम कैसे होता है। अब ये क्या करेगा, ये मेरे सर्वर, लेट अस एसबीआई का सर्वर है, वहां से बोलेगा कि भी ऐसा करो, इसको पैसे को ट्रांसफर करो, ठीक है। यहाँ पर एक जो एक कंप्यूटर है उसको हम बोलते हैं नोड है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, एक्स वाले और वाई वाले बंदे को आपस में जोड़ रहा है। अब ये जो नेटवर्क है ये बहुत सारे जो मेरी एक एल्गोरिथम क्रिएट करेगा। The network of nodes uses the unknown algorithm to validate the transaction and the user status। एक मेरे पास में एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं, उस एल्गोरिथम के अनुसार हमें डाटा लॉगिंग के अनुसार आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो जो एक्स डाटा है और वाई जो बंदा है उन दोनों को जान लेता है क्या ये एक्स बंदा है और ये वाई बंदा है। अलग से डाटा लॉगिंग या लॉगिंग यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो यूजर आईडी जो एल्गोरिथम लगाई है जिसकी मदद से हम कोई भी पहचान छुपा पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो पाती है, ताकि जो नोड है वो डायरेक्टली मेरे इस वाई कनेक्शन से जुड़ पाता है। और यही नोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि कनेक्टिविटी का पॉइंट है, इसके अलावा कोई कनेक्टिविटी का पॉइंट नहीं मेरे पास में। यहाँ पर ये जो नोड पॉइंट है इससे मेरा एक्स बंदा जुड़ रहा है, वहां से वाई बंदा जुड़ रहा है। अब ये जो नोड है ये वेरीफाई करती है मेरे ट्रांजेक्शन को, ठीक है, जहां पर कि क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होता है, जहां से इसने ऑथोराइज कर दे कि ठीक है भैया ये बंदा वैलिडेट है एल्गोरिथम के थ्रू। ये पैसा हम भेजेंगे कहां पर, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होगा जहां पर कि कंबाइन करेंगे पिछले जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको एक ब्लॉक के थ्रू बताएंगे हमारे पास में। ब्लॉक मींस ये मेरा जो ट्रांजेक्शन है एक ब्लॉक है जहां पर कि मेरा इंक्रिप्टेड डाटा मेरे पास से मिल चुका है कि 1000 रुपीज है। अब मगर बंदे का यूजर जो कि यहाँ से बन रहा है, इसका जो पासवर्ड है, इसका जो एड्रेस है और उसको मैसेज जब पैसा पहुंचाना है वो पूरा इंक्रिप्टेड है मेरे पास में, ये ऐसे ब्लॉक के रूप में छुप चुका है। अब ये ब्लॉक आगे जाएगा और जो पर्टिकुलर ये बंदा है इसके पास से पहुंच के बोलेगा मैं देखो ये मैसेज है, अब इसको डिक्रिप्ट कर लो एक पर्टिकुलर तुम्हारे एल्गोरिथम के थ्रू, और ये डाटा या फिर जो पैसा है ये वापस किसके पास पहुंच जाएगा, मेरे पास में बाहर बंदे के पास से पहुंच जाएगा एज ए बिटकॉइन है किसी और रूप में आपके पास। इस तरह से आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी काम करती है मेरे पास में। जहां पर इसकी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकचेन एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा होता है एक जगह स्टोर नहीं होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल के बारे, हमारे यूट्यूब के सर्वर के बारे में बात करते हैं कि एक जगह पूरा सर्वर रखा हुआ, उस सर्वर के अंदर डाटा है। हो सकता है कि सर्वर अलग अलग जगह हो, मगर हम बात करते हैं हमारे इस तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कि हम बोलते हैं इमेजरी क्लाउड है मेरे पास में, या एक इमेजरी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जहां पर कि एक डाटा मतलब एक जो पर्टिकुलर बंदे का इनकमिंग जो लॉगिंग है वो एक जगह नहीं है, वो बहुत जगह आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर हाँ कभी उनको एक तरह से जो इंक्रिप्शन है उसकी वो डिकोड कर ली जाए तो आपको एक लेजर में आपको वो चीज मिल जाएगी, उसका भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास में। जहां पर कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन आप कर पाते हो, जहां पर कि आपके जो वेरियस नोड है कम्युनिकेशन करते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच में। इस तरह की जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसको इन्वेंट किया था सातोशी नाकामोटो ने, ये कहा जाता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, एक बंदा है जो बोला जाता है इट इज अ मिथ दैट दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी इन्वेंटेड बाय द सातोशी नाकामोटो इन 2008, ठीक है। इसके मदद से इट अलाउ द कंज्यूमर एंड सप्लायर टू कनेक्ट डायरेक्टली। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, थर्ड पार्टी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने एसबीआई का नाम लिया था, बहुत ही गलत चीज है, मगर
डायरेक्टली हमारा वन टू वन के बीच में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बीच में सिर्फ एल्गोरिथम हमारे पास में जो कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर रही है एक पर्टिकुलर नोड के थ्रू हमने बात किया था। रिमूव द नीड ऑफ ए थर्ड पार्टी, प्रोवाइड अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और डिजिटल लेजर ऑफ ए ट्रांजेक्शन दैट एवरीवन ऑन द नेटवर्क कैन बी सी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को मैच करती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो लेजर है वो डिजिटल लेजर है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह दूर के ऊपर। तो इट मींस इसका बैक ट्रेसिंग होना कि ये जो डाटा है इसको कहां कहां इकट्ठा करें, ये बहुत ही बैक ट्रेसिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है मेरे पास में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो डाटा होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है मेरे पास में, कि आप डाटा को एक जगह नहीं बोल सकते कि वहां पर एक सारा सारा डाटा मिल जाएगा। हो सकता है कि मैंने लिखा हाय आयुष, या मैंने लिखा हाय आई एम आयुष, ये मैंने मैसेज भेजा, तो हो सकता है कि इतना डाटा एक मेरे डाटाबेस के पास सर्वर के पास हो, एक दूसरे सर्वर के पास हो, ये मैसेज मेरे तीसरे सर्वर पे पहुंचा हो। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नोड है जहां से मैसेज पहुंचा है, ये तीसरों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक एल्गोरिथम के थ्रू ये वापस इकट्ठे हुए सारे, और मेरे भाई बंदे को इसी मैसेज पहुंच रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन जो डाटाबेस का है कि अलग अलग जगह मेरे मैसेज पड़े हुए हैं, इस सबसे बड़ी खासियत है मेरी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी के या फिर हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे ब्लैक मार्केटिंग के लिए, एज ए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी चीज भी है बैंकिंग के लिए, ताकि हम हमारे डाटा को कोई हमारा बंदा हैक भी करता है तो उसको डायरेक्टली एक साथ डाटा नहीं मिल सकता। लेट अस सपोज को इसने किसी बैंक के सर्वर पे अटैक किया, तो भैया एक सर्वर तो है नहीं ना। लेट अस सपोज 16 नंबर का कोड है, 16 नंबर के कोड को मैं चार जगह एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो बंदे को आगे के 4 नंबर ही मिले, पीछे के 12 नंबर कहीं और रखे हुए हैं उसके पास में, और 12 नंबर भी 3 अलग जगह रखे हुए हैं, तो हर जगह कोड डिकोड करना डिसेंट्रलाइज डाटाबेस तो बहुत ही मुश्किल है। जो कि क्योंकि जो एसबीआई है उसके पास तो एल्गोरिथम है ना कि वो सारे डिसेंट्रलाइज चीज को एक साथ इकट्ठा कर सकता है। ये मतलब खासियत है मेरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। इसका इस्तेमाल हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने करा है। इसकी जो लैंड रिकॉर्ड जो मैंने आपको भूमि नाम के एक प्रोजेक्ट बताया था उसके लिए उन्होंने काम करा हुआ है इन्होंने यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम बिटकॉइन से भी दे सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स का बहुत ही इनक्रिप्टेड तरीके से इस्तेमाल होता है मेरे पास में। अब एक और चीज समझिएगा यहाँ पर मेरे पास में इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बात करते हैं कि मेरे पास में ब्लॉकचेन में दर्ज, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताया था, ब्लॉकचेन में दर्ज प्रत्येक आंकड़े का अपना एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है। इट मींस आपका जो भी डाटा आप ट्रांसफर करना चाहो एक्स बंदे से वाई बंदे के अंदर, उसको हम ब्लॉक का नाम दिया। ब्लॉक का मतलब क्या होता है आपको बताया था मैंने, हम इंस्क्रिप्शन कर रहे हैं। मैंने ब्लॉक इसलिए बोला था कि ब्लॉक के बारे में याद करिएगा। ब्लॉक की मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर आपके 256 बिट, 64 बिट या 128 बिट के डाटा को एक साथ इकट्ठा करके आपने इंक्रिप्ट किया है। इस तरह का जो डाटा है आपके पास में, इसकी एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक साइन होती है मेरे पास में। इलेक्ट्रॉनिक साइन का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर एक तरह का बार वेरिफिकेशन होता है मेरे पास में, जो कि हम आपके इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिथम से इस पर डालते हैं, इस तरह के हमारे पूरे के पूरे आपके मैसेज के अंदर। अब ये जो यह जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह का आपका जो डाटा डिजिटल सिग्नेचर है इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज पर ऑफ आपके डिस्क्रिप्शन के एनालिसिस, ताकि बंदा समझ सके कि 3 चीजों को जब मुझे जोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी दर्ज होता है, जिससे कि इन्हें आसानी से संरचना में रखा जा सकता है। इट मींस जो मैंने कल बताया था अभी कि मैंने लिखा हाय आई एम आयुष, मैंने अलग जगह रखा इनको। इसका मैंने एक सिग्नेचर बना है 0019, इसको सिग्नेचर दिया 0020, इसको डिजिटल सिग्नेचर दिया 0021 सिग्नेचर दिया है। तो बोल रहे हैं इसके साथ प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। इट मींस ये जो हाई है ये IM है, तो ध्यान दीजिएगा इस IM के साथ में 0019 भी आएगा, इसके साथ में आपके पास में 0019 और 0020 भी आएगा, ताकि ये पता कर सके कि भैया 0020 जो है उसके बाद में पिछली संख्या क्या है, ताकि उसको मालूम पड़े कि भैया पिछला वाला इसके साथ में अटैच है। ठीक है,
ताकि किसको मालूम पड़ सके, एल्गोरिथम को मालूम पड़ सके। ये तीनों सीरीज में है, इसलिए इसका आपका जो सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर है वो भी पुट ऑन होना चाहिए मेरे पास में, आपके पास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें एज ए ब्लॉकचेन मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब ब्लॉकचेन का आगे का पार्ट, ब्लॉकचेन का मतलब समझे आप लोग कि हमारा जो डाटा है उसको हमने इंक्रिप्ट करा है, और जो इंक्रिप्शन कोड है वो एक तरह की ब्लॉक या फिर 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट के एक तरह की डाटाबेस के अंदर इंक्रिप्ट करा है इन लोगों को। और हर इंक्रिप्शन डाटा का अपना डिजिटल सिग्नेचर है, और जो इसके उसका पहले का जो डाटा है उसके ऊपर उसके पिछले डाटा का डिजिटल सिग्नेचर है, ताकि तीनों को एक साथ सीरीज में रख के जब एल्गोरिथम को हम एल्गोरिथम ब्लॉकचेन की आएगी तो तीनों को सीरीज में रख के डिकोड करके भाई बंदे को देख सके हम लोग। सेकंड चीज, एंड टू एंड हमारा इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चलता है, मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती मेरे पास में, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर कभी डिलीट नहीं होता मेरे पास में, ठीक है। ये 3-4 चीज ध्यान रखना है। अगला क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की हम बात करें, ये भी ब्लॉकचेन पे आधारित चीज है। इट मींस यहाँ पर हम एक वर्चुअल कॉइन की बात करें, असल में पैसा नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना है ब्लॉकचेन पे कैसे काम करे, ब्लॉकचेन का आधार समझना। मैंने एक डिजिटल मैसेज बनाया है, ठीक है, एक डिजिटल मैसेज बनाया, उस डिजिटल मैसेज का अपना पैसा है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, क्या बोला मैंने, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मगर इस 1 लाख रुपए को मैंने क्या करा, एक तरह के कोड में कन्वर्ट कर लिया इसे मैंने, ठीक है। ये एक तरह का पैसा नहीं है, ये मेरे पास है मगर हाथ में नहीं है। मैंने इस 1 लाख रुपए को एज ए ब्लैंक नोट है, इसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है, इसको मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ कोड बेसिकली तौर पे, ठीक है। अब ये जो मेरा कोड है, ठीक है, अब इस कोड को मैं क्या कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि इसको मैं 4 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये मेरे पास 1 लाख रुपए है मेरे पास में वर्चुअली तौर के ऊपर, असल में पैसा नहीं है मेरे पास में, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी देश दुनिया की कंट्री इसको वेरीफाई नहीं कर सकती कि पैसा असल में है, मगर मैंने इसे एक कोड के ऊपर बना दिया कि इस कोड की कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब हो सकता है कोड का कुछ 1/4 हिस्सा मैं इसको दे दूं, ठीक है, 1/4 हिस्सा इसे दे दूं, और बाकी जो मेरा बचा हुआ हिस्सा है मेरे पास में रिमेनिंग में जेड को दे दूं इस कोड का हिस्सा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कोड के हिस्से दिए हैं इन्हें, असल में पैसा ट्रांसफरेंसी नहीं हुई है कहीं से कहीं तक मेरे पास में। अब ये जो कोड के हिस्से हैं जब तक ये इनके पास में रहेंगे, ठीक है, तो ये बोलेगा कि भैया मेरे पास में 25,000 रुपए है डिजिटली रूप से, 25,000 मेरे पास में है और 50,000 मेरे पास में है डिजिटली रूप से, क्योंकि मेरे पास इतने वैल्यू का कोड मेरे पास में है, ठीक है, इतनी वैल्यू का कोड मेरे पास में है। अब यही चीज जो है कि मेरे पास में इतनी वैल्यू का कोड है, ये जो कोड की करेंसी है कि कोड के रूप में अलग अलग लोगों को पैसा हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जिसको कि अलग अलग लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि असल करेंसी नहीं है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक तरह की इमेजरी करेंसी है, ठीक है, इसके कई, अब क्योंकि इमेजरी करेंसी है, ठीक है, और इस तरह की जो करेंसी है एक तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है कि भैया इसमें किसी को भी दे सकता हूं, और ध्यान दीजिएगा इसका लेजर नहीं बन रहा है, इसका लेजर नहीं बन रहा है, मैंने इसको दे दिया है, जिसको भी दे दिया उसके पास में है, मगर वो प्रूफ नहीं कर सकता कि मेरे पास में असल में पैसा है, ठीक है। अब इसका फायदा किस तरह से पहुंचता है मेरे पास में, एज अ ब्लैक मार्केट समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्लैक मार्केट में इसका फायदा नुकसान कैसे पहुंचता है। कि मैंने बोला है कि मेरे पास है 50 करोड़ का या 500 करोड़ रुपए का मेरे पास में एक तरह का कोड मैंने बनाया कि 500 करोड़ का एक कोड है, मैंने किसी बंदे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में ट्रांसफर कर दिया मेरे पास में, उससे बोला कि इस चीज को पैसा रख लो, ये तुम्हारे पास में अमानत है कि मैंने तुम्हें पैसा दे दिया इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कोड है मेरे पास में, इसके अंदर इसके थ्रू हम हमारा स्विफ्ट बैंक और इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं
कि किस तरह से पैसे का ट्रांसफरेंसी होती है। हम ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, इट इज अ इमेजरी मनी, इट इज एन इमेजरी मनी, और जो कि कहीं कहीं रूप से हमें ये बोलते हैं कि इस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, कहीं कंट्रीज के अंदर इसको ऑन हैंड हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इस तरह की जो वर्चुअल करेंसी है, इसका पैसा कुछ सालों पहले 10 लाख रुपए था, कि एक आपका जो वर्चुअल रुपए था क्रिप्टो करेंसी का, वो 10 लाख के बराबर था। ठीक है, अब इसका कीमत कम से कम हो गई है। ठीक है, ये बात हम लोग कर रहे थे। हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी एक तरह की स्पेशल टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी विच इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, इस तरह के डाटा, इस तरह की कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करा जाता है, और वर्चुअल करेंसी इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल करेंसी। ठीक है, लेट अस जूम, मैं आपको अपने खाते से 10,000 का आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, या आपने नेविगेट के प्राइम ऐप के ऊपर कोई पैसा ट्रांसफर करा, एक्स्ट्रा जेड पैसा ट्रांसफर करा है, तो कैसे करा है, आप अपने किसी भी एक्स्ट्रा जेड बैंक के ऊपर गए हैं, वहां से आपने पैसा उठाया है और पैसा उठा के मुझे दिया है। ठीक है, वो जो पैसा है वो फिजिकल पैसा है एक तरह से। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर बैंक में स्थापित था। ठीक है, अपनी मर्जी का पैसा नहीं था कि आप 10,000 को आप 10 लाख भी बोल सकते थे अपने पास। ठीक है, अब इस तरह के कहीं जो मेरे वर्चुअल जो मेरे पास में पैसे होते हैं, कई नाम के होते हैं, जैसे आपने बिटकॉइन सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, फिर आपके पास में आया था डॉगी करेंसी भी अभी आई थी, बहुत ज्यादा हमारे पास में प्रचलन में आई थी, जहां क्या बोलूं मैं बिटकॉइन के बारे में आपको। फिर बिटकॉइन कैश, ईओएस, लिंकन, कार्डिनो, सेलर, नियो, आयोटा। ठीक है, बहुत सारी कॉइन्स के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट क्या कैश फ्लो कैसा कर रहा है। ठीक है, ब्लैक मार्केट कैसे काम करे, इस पर डिपेंडेंसी करती है कि आपका क्रिप्टो करेंसी का रेट कैसा चल रहा है आपके पास में। कभी कोई सरकार आपकी क्रिप्टो करेंसी को, सभी कंट्री एक साथ मान्यता बना कर दे कि क्रिप्टो करेंसी को रुपए में कन्वर्जन नहीं होगा, तो जो क्रिप्टो करेंसी है आपके 10 करोड़ की, जो 10 करोड़ का हम बात करें, रुपए की बात करें, उसमें 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर 1 रुपया आपको मिलेगा, या 1 अरब क्रिप्टो करेंसी में 1 रुपए में कन्वर्जन होगा। कब ऐसा हुआ तो, क्योंकि इतनी गिर जाएगा आपका क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है आज की तारीख में गिरा भी है, करंट रेट मुझे क्रिप्टो का नहीं मालूम है। ठीक है, सो आई विल नॉट टेल दिस। ओके, आगे बात करें एंटीवायरस की। एंटीवायरस का बेसिकली हम बात करें कि पहले हम बात करें कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रिमूवल ऑफ कंप्यूटर वायरस कैन बी एक्चुअली एंटीवायरस डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंटेड बोला गया है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हम किसी वायरस को रिमूव हुआ है, तो सबसे पहले उसको जो नोटिफाई किया है वो बोला है कि बर्नेट रॉबर्ट फिक्स ने इसको किया था, जो कि 1987 में था। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था मेरे पास में, जिसके थ्रू आपके जो इन्फेक्टेड फाइल्स है वहां से उन्होंने वायरस निकाला था, जो कि डीओएस बेस्ड सिस्टम में थे। तो सबसे पहले ऑफिशियली किसने एंटीवायरस बनाया था, बार्नेट रॉबर्ट फिक्स ने एंटीवायरस बनाया था। मेजर जो मेरे पास में एंटीवायरस थे, अवास्ट सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मेनली हमारा 500-600 रुपए में अवास्ट मिल जाता है मेरे पास में। फिर है बिट डिफेंडर भी हमारे पास में। एवीजी एंटीवायरस को तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 महीने तक चल जाएगा, तो ट्रायल पीरियड पे चला दो एवीजी को हमारे पास में। अवीरा है, मैककेफे हमारा प्रोफेशनल एंटीवायरस है मेरे पास में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो मैककेफे है मेरे पास में। ठीक है, जहां पर भी आप जाएंगे ऑफिशियल रूप से, हम हमारी एमएनसीज कंपनी में काम करते हैं, मैककेफे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एंटीवायरस जो कि डिफेंड करता है किसी भी आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, वो मैककेफे के जाना जाता है। नॉर्टन इंडिया वर्क के हम बात करें तो सस्ता पड़ता है, तो मैककेफे जो नहीं खरीदते नॉर्टन ले लेते हैं, जो कि आपकी कैटेगरी बी तक के वायरसेस को डिफाइन कर सकता है ज्यादा। मगर इसका दोनों का नुकसान ये है, एंटीवायरस का नुकसान है, क्योंकि जब भी कोई फाइल को आप इंटर करोगे, जो भी बिट को आप इंटर करोगे, तो हर बिट या हर कोड को क्या करेगा, स्कैन करेगा आने के पहले। तो इस कारण कभी कभी समस्या भी पैदा होती है कि आपका जो कंप्यूटर वो स्लो हो जाता है। ठीक है, एक समस्या ये है, तो जिस कारण की अलग अलग आई, जैसे एक नॉर्मल है, पांडा है, नेट प्रोटेक्शन है, बहुत नेट प्रोटेक्शन तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐड आते हैं, वी रोबोट डिफेंडर के समझ, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास में एंटीवायरस है जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये वाला तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं।
अब इनके एडवांटेज बहुत है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं आपके एड जो स्पैम मेल्स को। तो आपके स्पैम मेल कैसे होते हैं कि जैसे हम अभी बहुत हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो हमारे हम कोई यूट्यूब फेसबुक सर्च करते हैं ठीक खाने पीने को लेके, तो हमारे ईमेल नोटिफिकेशन हमको पतला करने के लिए बहुत सारे हमें मेल्स आ जाते हैं। अगर ऐसे मेल कभी रेगुलर आए, 1000 2000 आए, हम तो परेशानी हो जाए उनको डिलीट मार मार के। तो इस तरह के जो अननोन मेल्स होते हैं स्पैम में चले जाते हैं अपने आप ही। स्कैन एंड रूमर डिवाइसेस, ये बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप कभी फाइल मैनेजर कभी डिफरेंट टाइप ऑफ देखोगे तो हर एक के अपने स्कैनर्स मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं डुप्लीकेट फाइल्स को एक पहले बात तो स्कैन करके डिलीट करते हैं पहली बार। और इस तरह की छोटी फाइल्स हैं जो कि आपने डिलीट कर दी फिर भी परमानेंटली डिलीट नहीं हुए, उनको डिलीशन का काम करते हैं आपके पास में, ठीक है। और आपकी जो सर्च हिस्ट्री उसमें से उनको डिलीशन का काम करते हैं। इस तरह के आपके रिमोट स्कैन डिवाइसेस होते हैं। प्रोवाइड द पेरेंटल कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया छोटे बच्चों को पेरेंटल कंट्रोल करना हो कि हार्मफुल वेबसाइट ना देखे, एडिटरी वेबसाइट, तो उसके लिए काम हो सकता है। इंश्योर द कॉस्ट एफिशिएंसी, पैसा कम लगना एक वन ऑफ द एडवांटेज होता है। इंश्योर द कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंटली आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने कहा ना एंटीवायरस आप लोग इस्तेमाल करते हैं आपके पास। अब मेन मुद्दा ये है जो हमें पढ़ना है और हम पढ़ेंगे इसे, जहां पर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी का इंदौर इंडिया में क्या, ठीक है, इंदौर में इंडिया। तो साइबर सिक्योरिटी की बातचीत करेंगे, 9 मुद्दों की बात करेंगे। पहला मुद्दा कि आपका आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 क्या बोलता था, उसमें बदलाव क्या हुआ मेरे पास में, ठीक है। मतलब अगले 2013 की नीति में क्या हुआ, एक हमारी एक नीति बनी थी जहां पर कि कंप्यूटर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई थी, इसका नाम था सीआरटी इन। ये क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाते थी, ये सब होने के बावजूद अगली चीज क्यों बनाई गई, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर आईओसी क्यों बनाया गया 2000 के अंदर 2020 में। बुडापेस्ट का कन्वेंशन क्या कहता है 2001 का। फिर इसके तहत हमने रिपोर्टिंग पोर्टल क्यों बनाया 2019 के अंदर। साइबर स्वच्छ केंद्र क्या था, जबकि इतनी सारी चीजें बन सकी तो ये क्यों बनाया गया था। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम क्यों बनाया गया था। साइबर प्रोटेक्शन इंडिया एक्ट क्या कहता है, इनके बारे में बात करेंगे। 9 पॉइंट है, सारे पॉइंट की डिटेल थोड़ी थोड़ी मालूम समझना, की पॉइंट समझेंगे कि की पॉइंट क्या कहते हैं। तो 2 पॉइंट आज हम कंटिन्यू करेंगे, 2 पॉइंट को हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। पहले पॉइंट की हम बात करें इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। अर्ली जैसे हमने बताया ना कि 1993 में हमारे इंडिया में कंप्यूटर आ चुके थे, ठीक है, और उस समय हमारा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन चुका था, 90s 80s के दौर में बन चुका था। मगर उस समय तक कंप्यूटर की, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर आ चुके थे, कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की हॉस्टिलिटी इतनी नहीं थी मेरे पास में, ठीक है। मगर वायरसेस आ चुके, बताया ना मैंने, वायरस आ चुका था 1999 करीब या 1990 से करीब 1993 के करीब सबके बहुत सारे वायरस आ चुके थे मेरे पास में। अब ये जो वायरस आ चुके थे मगर इतना प्रोग्रेसिवली इफेक्ट नहीं था, क्योंकि सब लोगों के पास एज ए आपके बिजनेस प्रोफाइल प्रोफेशन के पास ही कंप्यूटर हुआ करता था, या फिर किसी मिनिस्ट्री ऑफ आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास ही कंप्यूटर रिसर्च के पर्पज से हुआ करता था। जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, जहां पर की इलेक्ट्रॉनिक चिप सस्ती होना स्टार्ट हुई, हमारे घरों के अंदर आपके कंप्यूटर और सस्ते होना स्टार्ट हुए, आपके जो और जो प्रीमियम लोग हैं उनके पास कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए। अराउंड 2000 के आसपास में धीरे धीरे कंप्यूटर की क्रांति होना स्टार्ट हुई और लोगों के पास में कंप्यूटर एज ए छोटे मोटे रूप में चालू हुए, जहां पर कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम करना चालू हुआ। अब इसी तौर के ऊपर आपकी कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के ऊपर धोखाधड़ी चालू हुई इन 2G के, जब हमारा 2G के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन, तब हमारी इस तरह की धोखाधड़ी बढ़ना चालू हुई, फ्रॉडिंग या फिशिंग के केस आना चालू हुए। उस समय हमारा सबसे पहला हमारा आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट बना, जहां पर कि बहुत ही छोटी लाइन के अंदर कहा गया था किसी भी तरह का साइबर क्राइम इंडियन पिनल कोड में सुना जाएगा। बहुत छोटी लाइन है। अब साइबर क्राइम कौन कौन से होंगे इनकी डिफाइन नहीं था, सिर्फ इतना बोला गया था कि जो भी साइबर क्राइम है उनको हम पिनल कोड के तहत सुनेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। So was passed in India, provision of which, together with the provision of Indian Penal Code, are sufficient to deal with the cyber crime. सिर्फ इतनी बातचीत मेरे पास हुई थी। अब ये 2000 में जो मेरा आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट बना था, उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे के आर नारायण, ठीक है। अब इसका संशोधन हुआ कुछ दिन बाद,
ये 2008 के अंदर इसका चेंजेस आए। अब मैंने कहा ना कि 2G का केस ही चल रहा था, अब 2G के बाद 3G आया हमारे 2008 तक। अब हमारे केसेस और बढ़ चुके थे, जहां पर कि अब हमारी बात आई हमारे पास में कि हमारा फेसबुक वॉलंटरी रूप से चल चुका था हमारे पास में, यूट्यूब आ चुका था हमारे पास में 2008 तक हमारे पास में। अब यहाँ पर ऑनलाइन वर्जन या ऑनलाइन मेरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी बाड़े लगाई गई। इट मीन्स कि कोई बंदा ऑनलाइन रूप से किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या कोई देश के खिलाफ कोई चीज बोलता है, तो उसके लिए 2008 के अंदर 66A का एक संशोधन पारित किया गया, जहां पर ये कहा गया कि आपके पास में इसी किसी भी तरह का ऑफेंस, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफेंस इन विच सेंडिंग एनी डिटोरेटरी और इलीगल एंड डेंजरस इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज पनिशेबल ऑफेंस। कि आपने अपने कंप्यूटर से किसी बंदे को ऑफेंस करा, किसी बंदे को ठेस पहुंचाई दिल के ऊपर, या उसको आपने किसी भी तरह का इलीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी आपके पास में, ठीक है, या उस बंदे का आपने अवैध या अपमान करा किसी बंदे का, तो इस पर्टिकुलर 66 संशोधन के थ्रू आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब बोल दिया। अब इसका जो इस्तेमाल था गवर्नमेंट ने अपने फायदों के लिए कराया, जहां पर के अलग अलग लोगों को इसके तहत कि भैया तुमने बहुत गलत चीज लिखी, आपने हल्के सी भी कुछ भी सामने वाले खिलाफ लिख दिया तो उसको जेल में पहुंचाना चालू कर दिया, या फिर उनको गलत गलत केसेस से फंसाना चालू कर दिया। अब इसी चीज को, इसके खिलाफ एक बंदी लड़ी, उसका नाम था श्रेया सिंघल। इन्होंने आपके स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ 2015 के अंदर इसको इसके खिलाफ केस को सफलतापूर्वक समाप्त किया, जहां पर कि उन्होंने बोला कि आपने जो 2008 में एक्ट लाया, के संविधान लाया हो, वो बहुत ही गलत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना और इस पर्टिकुलर संविधान को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया अपने पास में। ठीक है, ठीक है। कब करा चीज? एससी द्वारा 2015 में आरडी अधिनियम के सेक्शन ए को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो किसने कराया था? श्रेया सिंघल जी ने करवाया था। अगला, अब इंफॉर्मेशन एक्ट आ चुका था, जहां पर पीनल कोड आपकी बात सुनेगी। आप ऑफिशियली रूप से अपने कोई भी आपका धोखाधड़ी, पहले धोखाधड़ी को कोर्ट केस के रूप में माना नहीं जाता था, मगर 2000 के आपके ऑफिशियली इसको संविधान में लिखने के बाद आप इसको कोर्ट केस कर सकते थे आपके पास में। ऑफिस श्रेया सिंघल जी ने बोला कि 66A को हटाओ। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड चीज मेरे पास में इंडियन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की। अभी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी मेरे पास में, was formed to protect protection of highly sensitive information। highly sensitive information का मतलब क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा आपके भीतर घात की चीजें बढ़ सके। इट मीन आज की तारीख में हम जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में हर इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल सर्वर पे लाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके हैकर्स किस तरह की चीजें आपके वेब सर्वर को रीच कर जाए और आपके डाटा को ब्रीच कर सके। ठीक है, या किसी बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन का छेड़छाड़ कर सके। तो इसके तहत आपका इस तरह का यूनिफॉर्म पॉलिसी आई, जहां पर कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 आई, जहां बोल सके इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लाने के लिए 2 साल या उससे ज्यादा का पनिशमेंट फाइन किया गया। कि इट मीन किसी बंदे ने, एक्स बंदे ने वाई बंदे की आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच किया है, या फिर कोई हाई सेंसिटिव वाली चीजों को ब्रीच करने की कोशिश की, तो इस तरह का आपका फाइन लाया गया था। इसका मेन फ्रेम ये था कि आपकी कॉम्पनेंसी, मतलब व्यापक सहयोगत और सामूहिक रूप से आपकी कोई भी एक्शन सिक्योरिटी लेवल पे रिजॉल्व हो सके। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉलिसी को, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को इंप्लीमेंट पे लाने के लिए आपको आपके पास में CERT 2013 की पॉलिसी को कि भैया ढंग से व्यवस्थित की जा सके, राष्ट्रीय लेवल पर इसका ढंग से संभाला जा सके, इसके लिए आपकी एक तरह की नोडल एजेंसी बनाएगी, जिसका नाम था CRT। थर्ड चीज, लास्ट फॉर टुडे, हम बात करेंगे हमारे पास में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसका काम था पिछले वाली जो हमारी 2013 की जो पॉलिसी थी, जिस तरह की थी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, उसको इंप्लीमेंट कराना और उसको आपके देशव्यापी रूप से उसको
लागू करवाने की इसकी जो पदोन्नति थी वो सीआरटी इन को दी गई थी। अब सीआरटी इन क्या है, एक तरह का भारत का एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइबर हमले को विफल करता था। इट मींस आपकी जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है, रक्षा के विभाग है, आपकी आर्मी की वेबसाइट्स हैं, आपका आरबीआई की वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि कोई बंदा रीच कर जाए तो आपकी जो गोपनीय चीजें हैं या गोपनीय आपकी जो लेटर आप लोग आरटीआई भरते हैं आपके पास में, ठीक है, तो आपकी जो फाइनेंस सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट है वहां पर कोई बंदा हैक कर ले तो इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा आपके पास में? आपकी फाइनेंशियल जैसे एसबीआई है या आपके पास में एलआईसी की जो आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट आपकी सर्वर्स है, वहां पर के अलग अलग लेजर्स होते हैं, पैसों का लेन देन होता है, कभी उसको हैक कर लिया जाए तो क्या होगा? इस तरह की जो हैकिंग है उसको बचाने के लिए इस तरह की रिस्पांस टीम बनाई गई थी, जो कि पॉलिसी का आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती थी और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को उससे बचाते हुए साइबर अटैक से बचाने का काम किया था। इस तरह की जो हमारी रिस्पांस टीम है, इसको 19 जनवरी 2004 को मेरे पास में आपका इसका जो हेडक्वार्टर है 2000 न्यू दिल्ली में है और 2004 के अंदर इसको आपका स्टैब्लिश किया गया है। आज की तारीख में इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो संजय बहल है मेरे पास में, बहल है, ठीक है। ये मेरा मेन मुद्दा था मेरे पास में। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं हमारे पास में। कल हम बाकी के 6 मुद्दे की हम लोग बातचीत करेंगे और पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कैसे की जाती है मेरे पास में। और जब साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा तो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद अदर टाइप ऑफ आईसीटी टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।